बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत लोग मुझे जानते हैं बुक रिव्यूज़ के हवाले से, कुछ लोग टीवी की वजह से जानते हैं और कुछ पर्सनल कैपेसिटी में जानते हैं। लेकिन आई थॉट कि हम सिर्फ बुक रिव्यूज़ ना करें, बिकॉज आई थिंक वी स्टिल नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम लाइफ। सो देयर इज दिस ब्यूटीफुल बुक रिटन बाय फातिमा जिन्ना, और फातिमा जिन्ना ने बहुत ही खूबसूरत ये किताब लिखी है। अपने भाई से मोहब्बत में उन्होंने उस मोहब्बत का इजहार किया है, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताया है, और हमारी जो इल्मी रिवायात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें, तमाम अदब का भी जायज़ा लें और पब्लिक फिगर्स की भी बायोग्राफीज़ का भी जायज़ा लें, तो हमारे पास बहुत कम ऐसे हवाले हैं कि किसी ने अपने ख़ानदान के लिए या ख़ानदान से मोहब्बत में किसी लीडर के बारे में लिखा हो, उसकी फैमिली मेम्बर ने लिखा हो। और ये एक इतनी खूबसूरत किताब है जिसमें एक बहन के अपने भाई से मोहब्बत डिपिक्ट की गई है, बहन की ज़बानी की गई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कायद आज़म व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज इन अ पर्सनल कैपेसिटी। बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, हमारे यहाँ आम तौर पर ये तसव्वुर पाया जाता है कि अगर कोई पब्लिक फिगर है तो उसकी पर्सनल लाइफ है, पब्लिक लाइफ है, विच आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। बट जो तसव्वुर हमें हमारा मजहब देता है, जो तसव्वुर आइडियली होना चाहिए माशरे में राइट, वो यही है कि अगर कोई शख्स पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, किसी पोजीशन पे है, किसी लीडरशिप पोजीशन पे है, तो उसका पर्सनल कैरेक्टर का जो डिपिक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी वेटेज इक्वल होनी चाहिए सोसाइटी परसेप्शन को लेके। सो आइए इस किताब की नरेशन में शुरू कर रही हूँ और सिलसिलावार की नरेशन होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको एंजॉय करेंगे। आज पहला दिन है, हम किताब पढ़ते हैं और फातिमा जिन्ना के खूबसूरत अल्फाज हैं जिसमें उन्होंने अपने भाई से मोहब्बत का वालिहाना और अनबायस्ड एक अकाउंट लिखा है। इस किताब का नाम है मेरा भाई। मैंने अक्सर सोचा है कि गालिबन तारीख ने पहले ही से मेरे खानदान को किसी मकसद के लिए चुन लिया था। मेरे भाई मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर को पैदा हुए और इसे सब जानते हैं। एक बात जिसका इल्म मुमकिन है दूसरों को ना हो, वो ये कि मेरे वालिद 1857 ईस्वी में पैदा हुए थे, यानी ये वो वक्त था जिसे हम जंग आज़ादी के नाम से मंसूब करते हैं, जबकि अंग्रेज इसे हिकारत से गद्र कहकर पुकारते हैं। उस जमाने में हमारे खानदान गोंदल में क़याम पसीर था। गोंदल काठियावाड़ का खुशहाल इलाका था। गोंदल का ठाकुर अंग्रेजों से अपनी वफादारी के विरसे में बड़ी ठाठ से हुकूमत कर रहा था। अंग्रेजी हुकूमत आज़ादी के मतवालों को गोंदल से बाहर रखने के लिए ठाकुर को मुआवजा दिया करती थी और वो भी हुकूमत को खुश रखता था, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आज़ादी के मतवाले उसके शान शौकत से चमकते दरबार पर बदनुमा दाग बन जाए और इसी तरह रियाया पर उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ जाए। चुनांचे इस किस्म के माहौल में गोंदल के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रहा करते थे और वो सियासी रंग जो हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में जम चुका था, उसका अशरशीर भी गोंदल में नापैद था। ज़राअत और खेती बाड़ी गोंदल की माशी जिंदगी की बुनियाद थी। कपास, गंदम, जवार और बाजरा वहां की आम फसलें थी। इस सिलसिले में गोंदल को जो खास शोहरत हासिल थी वो सुर्ख मिर्चों की वजह से थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे अपने घर में मिर्चों की बहुतात हुआ करती थी। खाने की मेज पर सुर्ख मिर्च का खासा जखीरा होता था और जिन लोगों को उससे रग़बत थी वो हमेशा पूरी तरह लुत्फ अंदोज हुआ करते थे। मैंने कुछ लोगों से सुना था कि लाल मिर्च जहानत को तेज करती है। गोंदल रियासत का सबसे बड़ा शहर और दारुल खिलाफा भी था। वैसे लोगों की अक्सरियत ज्यादातर देहातों पर मबनी थी, सीधी सारी जिंदगी गुजारने वाले देहाती। मेरे दादा पूंजा का आबाई गांव पायली था, जिसकी आबादी 1000 नफूस से भी कम थी। इत्तेफाक से मेरे दादा का शुमार उन चंद लोगों में होता था जो ज़राअत पेशा नहीं थे। उनकी मिल्कियत में चंद खड्डियां तो हैं जिनसे वो और चंद मजदूर खुरदरा सूती कपड़ा तैयार करते थे। आमदन बस इतनी थी कि सारे कुंबे का आसानी से गुजारा हो जाया करता था। उनके 3 बेटे थे, अर्जी, कसू और जिना। एक बेटी थी जिसका नाम मनवाई था। जिना सबसे छोटे थे और बाकी दोनों भाइयों के मुकाबले में ज्यादा बाहौसला और मामला फहम थे। उनके जहन ने खड्डियों के काम को गवारा नहीं किया और जब उन्होंने गोंदल शहर की मसरूफ और कारोबारी जिंदगी के बारे में सुना तो शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाने की ख्वाहिश की। दादा ने अपने बेटे को कुछ रकम दी और कारोबारी जिंदगी के बारे में चंद अहम मशवरे भी दिए। चुनांचे एक दिन मेरे वालिद गोंदल रवाना हो गए। थोड़े अरसे में कुछ कारोबारी कामों में उन्हें खासी कामयाबी हुई और माशी लिहाज से वो उम्मीद अफजा राहों पर आगे की तरफ चल पड़े।
चंद माह बाद वो गोंदल से वापस फाइलें आए तो दादा अपने बेटे की कारकर्दगी पर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुनासिब समझा कि बेटी की शादी भी कर दी जाए, इसलिए कि दोनों बेटों और बेटी की शादियां पहले ही हो चुकी थी। अपने ही इस्माइली खोजा फिरके में रिश्ते की तलाश शुरू हुई और आखिर उनकी नजर इंतखाब मिठी बाई पर पड़ी, जिनके खानदान को वो पसंद ही करते थे। चुनांचे 1874 ईस्वी में शादी की रसूमात पूरी हुई, जहां दुल्हन के वालिदैन रहा करते थे। चुनांचे 1874 में शादी की रसूमात पूरी हुई। वालिद का कारोबार कुछ इतना आगे बढ़ा कि अब वो गोंदल से भी बाहर निकलने की सोचने लगे। बम्बई के बारे में उन्होंने सुना कि वहां बड़े खानदान कई मुनाफा बख्श कारोबार में मसरूफ थे। इसके अलावा कराची की बढ़ती हुई बंदरगाह भी कारोबारी लिहाज से कम न थी। बिलाखिर वालिद ने कराची का इंतखाब किया। वहां उन्होंने खारादर में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक अकामत गाह किराए पर ली। खारादर शहर का कारोबारी मरकज था। ये अकामत गाह इमारत की पहली मंजिल पर वाक़ई थी और इसमें लकड़ी और लोहे की बनी हुई एक वसी बालकनी थी। सामने की तरफ से समंदर से चलने वाली ठंडी हवाएं तकरीबन सारा साल ही मौसम को फरहत बख्श रखती थी। गोंदल के इस नए व्यापारी का कारोबार बढ़ता गया। खुसूसन एक बरतानवी फर्म से बहुत अच्छे मरासिम हो गए, जिसका नाम ग्राहम ट्रेडिंग कंपनी था और जो उस वक्त दरामद और बरामद की अहम कंपनीज में से एक थी। गो के वालिद अंग्रेजी जबान से बिल्कुल नाआशना थे, मगर जबान सीखने के मामले में वो काफी होशियार थे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने खासी हद तक अंग्रेजी सीख ली और ग्राहम ट्रेडिंग कंपनी के जनरल मैनेजर से बराह रास्त कारोबारी मामलात सुलझाने लगे। दूसरा फायदा ये हुआ कि इस तरह उन्हें अपने कारोबार को मजीद फरोग देने का मौका भी मिल गया। उन्हीं दिनों बेशुमार अफगान कंधार से कराची आए और मेरे वालिद ने उनसे वसी पैमाने पर कारोबारी लेन देन किया। चंद साल बाद मैंने महसूस किया कि मेरे वालिद ने फारसी जबान में भी अच्छी खासी दस्तरस हासिल कर ली थी। जब हमारा कुंबा कराची आया था तो उस वक्त घर में गुजराती जबान ही बोली जाती थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ औरतों ने कच्छी और सिंधी जबान भी समझनी और बोलनी शुरू कर दी। ग्राहम कंपनी के साथ मेरे वालिद का ज्यादातर शीशे का कारोबार था। जो उनका कारोबार मुल्क से बाहर बढ़ा, उन्होंने अंग्रेजी लिखना और बोलना भी शुरू कर दी, जो कि उस वक्त हांगकांग और इंग्लिस्तान के कारोबारी मराकज की मुरब्बिजा जबान थी। उस जमाने में खारादर के चंद ताजिर बैंकारी के शोबे से भी मुंसलिक थे। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के साहिली इलाकों की तमाम तिजारत कराची के जरिए हुआ करती थी। बैंक की मुनासिब सहूलतों की कामयाबी की बिना पर सरमाया और पैसे के लेन देन का काम उमूमन उन सौदागरों के जरिए हुआ करता था जो अपने दफातर को बतौर बैंक इस्तेमाल करते थे। ये सौदागर बहुत ईमानदार और वादे के पक्के और अटल हुआ करते थे। मेरे वालिद की फर्म जिना पूंजा एंड कंपनी भी ऐसी ही एक फर्म थी। उसका कारोबार खासी वसी पैमाने पर फैला हुआ था और आम कारोबारी हल्के उस पर एतमाद और यकीन रखते थे। अजीजों के जरिए सीना बसीना जो तारीख चली आई थी, उससे पता चलता है कि जब मिठी भाई उम्मीद से हुई तो वालिद ने पूरी तवज्जो उन पर वक्फ कर दी। दोनों बेहद मसरूर और खुश थे। उन दिनों कराची में बमुश्किल कोई काबिल जिक्र जच्चा खाना था, अलबत्ता चंद एक दाइयां जरूर थी और उनकी बहुत अहमियत थी। पैदाइश से कब्ल इलाज और देखभाल जैसी बातें तकरीबन मुनफरिद होती थी और दाई भी बवक्त पैदाइश बुलाई जाती थी। मतमून इलाका होने की बिना पर खारादर में भी एक दाई रहा करती थी जो अपने पेशा वराना तजुर्बे की वजह से इस इलाके में खासी शोहरत की मालिक थी। उसकी निगरानी में मेरे वालिद का पहला बच्चा इस दुनिया फानी में तोंद हुआ और वो औलादे नरीना था। वो इतवार का दिन था और दिसंबर 1876 ईस्वी की 25 तारीख। बच्चा छोटा भी था और कमजोर भी। उसकी सेहत की बाबत तशवीश रहा करती थी। यूं भी उसका वजन औसत से चंद पाउंड कम था। बहरहाल तशवीश के बादल उस वक्त छटे जब एक डॉक्टर ने वालिदैन को यकीन दिलाया कि जिस्मानी तौर पर बच्चे में कोई खराबी नहीं। काठियावाड़ में हमारे खानदान के मर्दों के नाम कुछ हिंदुआना अंदाज पर रखे जाते थे। सिंध में अक्सरियत मुसलमानों की थी और खारादर में हमारे हमसाए बच्चों के नाम मुसलमानों के अंदाज पर रखे हुए थे। लिहाजा तय पाया कि इस बच्चे का पहला नाम मोहम्मद अली मौजू रहेगा। मेरी वालिदा मोहम्मद अली से बहुत मोहब्बत करती थी। गो के उनके 6 बच्चे और भी हुए, लेकिन मोहम्मद अली हमेशा उनके चहीते रहे। रहमत, मरियम, अहमद अली, शीनी, बंदे अली और मैं उनकी बाकी औलादों में से थे। गोया 3 लड़के और 4 लड़कियां। कामयाबी और उरूज की मंजिलें तय करते हुए कारोबार को संभाले रखने के सिलसिले में मेरे वालिद अपनी
पूरी तवज्जो इस जानिब मरकूज करना चाहते थे। लेकिन मेरी वालिदा की शदीद ख्वाहिश थी कि दोनों मोहम्मद अली को पानीली से 10 मील दूर कनौज में हजरत पीर हसन के मजार पर ले जाएं, जहां उनकी रस्म अकीका अदा की जाए। बचपन से ही वालिदा ने हजरत पीर हसन की बुजुर्गी और करामात के बारे में सुन रखा था। उन्हें यह भी यकीन था कि उनके बेटे का मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक होगा। यही वजह थी कि वो रस्म अकीका हजरत पीर हसन की मुतबर्रिक दरगाह पर अदा करना चाहती थी, जहां रिवाज के मुताबिक बेटे का सर मुड़वाया जाता और माँ पीर हसन साहब के तुफैल अपने लख्त जिगर के लिए खुशआइन मुस्तकबिल की दुआ मांगती। पहले तो मेरे वालिद ने कराची से 1 माह दूर रहने और कारोबारी मसरूफियात को तर्क करके कनौज जाने के सिलसिले में माजूरी जाहिर की, लेकिन बिल आखिर मेरी वालिदा की बात सुन ली। चुनांचे वो एक दिन अपने नौज़ायदा बच्चे के हमराह कराची की बंदरगाह से वीरावाल की जानिब आज़म सफर हुए, जो काठियावाड़ की बंदरगाह है। दौरान सफर जहाज को एक समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा और वो बड़ी मुश्किल से वीरावाल पहुंचे। चंद दिनों के बाद माँ ने वालिद को बताया कि उन तूफानी लम्हात में उन्होंने खुदा से दुआ मांगी थी कि अगर समंदर ने उन्हें निगल न लिया तो वो कनौज में तयशुदा प्रोग्राम से एक दिन ज़ायद ठहरेंगी और शुक्राने के नफल अदा करेंगी। वीरावाल में उन्होंने मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर ली। तूफानी समंदरी सफर और बैलगाड़ी से चंद मील का फासला तय करने के बाद मेरे वालिदैन और मोहम्मद अली कनौज पहुंचे। हमारे अक्सर रिश्तेदारों ने बंदरगाह में रस्म अकीके में शिरकत की, जहां मोहम्मद अली के सर के बाल मुंडवाए गए। अकीके की रस्म के बाद मेरे वालिदैन बच्चे को लेकर पानीली पहुंचे। वहां मेरी माँ ने इस मौके पर सारे गांव को एक शानदार जियाफत देने का फैसला किया। उस वक्त मैं अभी बच्ची थी। लोग इस जियाफत के बारे में कहते हैं कि उस रोज पानीली में किसी खानदान ने भी अपना चूल्हा नहीं जलाया। उनके बर्तन अलमारियों में पड़े रहे और ये सब इसलिए कि नन्ना मोहम्मद अली अपने आबाई गांव में वारिद हुआ था। ये था पहला हिस्सा मेरे भाई किताब का। इसी सिलसिले को जारी रखेंगे ताकि हम समझ सकें कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह किस तरह से हमारे मोहसिन हैं, और हम जितना भी शुक्रिया करें उनका और अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने हमें उस अजीम लीडर से नवाजा जिसकी दुनिया सिर्फ ख्वाहिश करती थी, जितना शुक्र करें वो कम है। वील कंटिन्यू दिस इंशाल्लाह ताला, और देखते रहिए, पसंद करते रहिए और फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।